ठीक है। फिर से सभी का स्वागत है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में। आज फिर हम क्लास कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट का क्लास आपका चल रहा है। तो फंडामेंटल राइट से संबंधित इश्यूज हमको करने हैं। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आज करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 32 तक, मतलब फंडामेंटल राइट का जो भाग 3 है, भाग 3 में कितना 12 से 35 हमको आज कवर करने की कोशिश करनी है। उसके बाद डीपीएससी में ही हम एंट्री कर जाएंगे। आप सभी का स्वागत है। ध्यान रखना है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आप संलग्नित है, और आपको ध्यान रखना है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों से संबंधित आपका टेस्ट भी आपको मंडे को हमने आयोजित किया हुआ है। मंडे या ट्यूसडे को आपका टेस्ट होना है, आपको ध्यान रखिएगा। पीपीटी ग्रुप में आपको टेस्ट पहले मिल जाएगा ग्रुप में, और यहाँ पर हम डिस्कशन का पार्ट करेंगे। मौलिक अधिकारों का प्रश्न अभी मैं नहीं पूछ रहा हूं, नागरिकता तक के प्रश्नों को मैं शामिल करूंगा। मतलब भाग 1 से लेके भाग 2 तक के प्रश्न शामिल रहेंगे। संविधान निर्माण का जो क्रियाविधि है उससे प्रश्न आपका रहेगा, ठीक है। और जनरली याद रखना है प्रियम्बल से बहुत ही ज्यादा पेचीदा प्रश्न मैं बना के लाऊंगा, ये भी ध्यान रखना है। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो पीवाईक्यू के होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं या टीआरई बेस्ड है, आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो प्रश्न एग्जाम में आता है वो करना ज्यादा जरूरी है, ना कि बहुत अधिक वहां पर डीप चला जाना है। जहाँ समझाने का पार्ट है मैं खुद आपके साथ क्रिएट करते चलता हूँ। बहुत सारे प्रश्न आपसे इसलिए जानबूझ के पूछते हैं क्योंकि वहाँ मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन जो अप्लाइड नेचर का है वहाँ पर आप लोग फंसेंगे। बहुत बार एक बार स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आर्टिकल 25 आपने पढ़ा है, लेकिन इस प्रकार स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाएगा जो आपको आर्टिकल 25 पता भी होते हुए आप आंसर नहीं मार पाएंगे। तो वो है इम्प्लीमेंटेशन का खंड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पेपर देखना पड़ता है। करंट सिनारियो में जो जो भी राजनीतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, पेपर्स आप देखेंगे, एडिटोरियल देखेंगे तो पता चलेगा क्या कौन सा अभी मुद्दा चल रहा है, किस आर्टिकल को इम्फेजाइज कर रहा है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब मेंस की तैयारी करते हैं या कोई बच्चा अगर बहुत ही बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी से संलग्नित है तो जनरली ये काम उसको करना होता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका निगेटिव मार्किंग का एग्जामिनेशन नहीं है जो टीआरई वाले बच्चे हैं, और जनरली पीवाईक्यू आपका बीपीएससी मतलब बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो नेचर होगा प्रश्न का बीपीएससी आधारित ही होना है। मैंने ये भी देखा है कि बीपीएससी कभी कभी यूपीएससी के प्रश्न को या अदर जो स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन होते हैं उसके पॉलिटी के प्रश्न को उठा के पूछ लेता है। तो हमें ये भी कोशिश करनी होती है कि 1-2 साल का प्रश्न हम किसी अन्य पीसीएस एग्जामिनेशन का भी देख लें, क्योंकि इनको भी आसानी होती है, ठीक है। घटना चक्र से हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। घटना चक्र अगर पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी का है तो उसमें लगभग सारा प्रश्न आ जाता है। और हम ये मिला के चल रहे कि पिछले बार ही बीपीएससी का मैं प्रश्न देख रहा था, यूपी का 4 प्रश्न पूछा हुआ है। तो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो रहा है, जेपीएससी का एग्जाम हो रहा है, यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है। तो 3-4 प्रश्न ये लोग इधर से टेप लेते हैं, इनको भी आसानी हो जाती है, पूछा हुआ प्रश्न है। तो जनरली क्या होता है, जो सिविल सेवा की तैयारी में जो बच्चे होते हैं वो घटना चक्र बनाते हैं, हम लोग भी बनाते थे, सारे सब्जेक्ट का बनाते थे। उसमें क्या होता है कि एक तो बहुत बड़ा पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा, और दूसरा आइडिया आपको मिल जाएगा कि प्रश्न हमेशा कहाँ से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक में कितना ज्यादा पढ़ना है। क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, हाँ समझना बहुत अधिक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हम आर्टिकल याद कर लेंगे, संविधान संशोधन याद कर लेंगे और बिना समझे हुए आप बढ़ जाएंगे तो प्रियम्बल के प्रश्न में ही आपकी गलती हो जाएगी। पहला टॉपिक जो आपका सबसे अच्छा प्रिपेयर होगा वहीं आप गलत कर देंगे। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर फंडामेंटल राइट में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहा हूँ। बाकी जहाँ नीड नहीं होगी वहाँ हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, वहां से सीधे प्रश्न उठा के पूछता है, प्रक्रिया से प्रश्न पूछता है, प्रक्रिया बताइए, प्रक्रिया बता देंगे, आंसर आपका हो जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, फंडामेंटल सेक्शन चल रहा है। और फंडामेंटल राइट में कल मैंने बताया था 28, तो आर्टिकल 28 में क्या था, आर्टिकल 25 से 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता में अगर धार्मिक शिक्षा पूछा है तो धार्मिक शिक्षा का सेंस निगेटिव है या पॉजिटिव है, निगेटिव है। धार्मिक शिक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि हम जो जिस धर्म को मान रहे हैं उसका शिक्षा किसी को दे रहे हैं। धार्मिक शिक्षा का होता है अंदर वो छिपा हुआ है उसके मन में भाव कि हम जिसको भी वहां पर बताएंगे उसका मकसद होता है कि हमारे धर्म को ये अपना ले, मतलब धर्मांतरण का मुद्दा इसमें जुड़ जाता है। तो धार्मिक शिक्षा को फंडामेंटल राइट में नकारात्मक संदर्भ में लिया गया है। तो धार्मिक शिक्षा से ये मत समझ जाइए कि हमारे धर्म का जो शिक्षा दे रहे हैं धार्मिक शिक्षा नहीं, धार्मिक शिक्षा निगेटिव सेंस का है। और इसका सीधा अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को अपने धर्म के बारे में प्रभाव, उसके दिमाग में मस्तिष्क में प्रभाव उत्पन्न करेंगे और वो क्या करेगा, हमारे धर्म को मान लेगा, जिससे धर्मांतरण को क्या किया गया, अपराध की श्रेणी में डाला जा रहा है। अपने स्वतः अपने अपने इच्छा से हम किसी धर्म को स्वीकार करते हैं वो क्या है, गलत नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी ही प्रकार से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी प्रकार से यहाँ पर हमको बदल कर और तब हमारे धर्म को अपनाने के लिए कहा जा रहा है तो क्या है, धर्मांतरण है, याद रखिएगा। चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट, आर्टिकल 29 और 30 लिखिए। इसमें क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, हेडिंग लगाइए, संस्कृति और शिक्षा संबंधित का। मणिमाला, राम बाबू, पूनम, चलिए अशोक, आलोक, सुमन, सबका स्वागत है।
लिखते चलिए। आर्टिकल 29, 20, 30 लिख 29, 30 लिख के डैश दीजिए। लिखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 में क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अब आर्टिकल 29 लिख के डैश दीजिए। आर्टिकल 29 लिख के डैश दीजिए। इसमें लिखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? अल्पसंख्यक शब्द क्या है पहले तो ये जानना है। अल्पसंख्यक मतलब, हाँ, भारत की जनसंख्या में जिसका जनसंख्या क्या हो, कम हो, मतलब 10% से जो कम है उनको अल्पसंख्यक माना जाता है। मतलब 100% जनसंख्या है और उसका मात्र 10% कोई, अगर पूरे भारत में 10% आबादी किसी विशेष धर्म का है तो उसको क्या मानेंगे? अल्पसंख्यक। तो इस अनुसार तो मुस्लिमों की जनसंख्या क्या 16% से ज्यादा हो चुकी है, लगभग 20% हो जाएगा जनगणना में। तो क्या अल्पसंख्यक में आएंगे? वो नहीं आने चाहिए। जो परिभाषा है उसके अनुसार तो नहीं आने चाहिए, अब नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी उनको अल्पसंख्यक में रखा गया है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक के बारे में संविधान ने प्रावधान किया है कि किसी विशेष धर्म की आबादी का इतना परसेंट अगर पूरी जनसंख्या में होता है तो उसको हम मान के चलेंगे कि अल्पसंख्यक है। वो भी उनकी आबादी अलग अलग क्षेत्रों में सीमित होनी चाहिए। मतलब अगर 28 राज्य है तो 28 राज्य में थोड़ा थोड़ा संख्या में, लेकिन किसी एक राज्य विशेष में उनका आबादी 50% से ज्यादा है तो ऐसे भी अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे वो। तो इस कैटेगरिया, ये जो क्राइटेरिया है, इसको बदलने की अब जरूरत होगी कुछ दिनों बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसा आबादी है जहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या बहुत अधिक हो चुकी है, वहाँ पर हिंदू लोग, अन्य समुदाय कम है। तो इस हिसाब से तो अल्पसंख्यक वहाँ पर हिंदू होना चाहिए, लेकिन हिंदू को अल्पसंख्यक माना जाता है क्या? नहीं माना जाता है। तो अब क्या होगा कि कुछ ऐसा प्रयास सरकार करेगी, प्रयास जारी है, सरकार इस चीज को समझ रही है। बहुत बार यहाँ पर कमेटी के द्वारा ये दिया जा चुका है कि अब जहाँ पर उनकी जिसकी आबादी सबसे कम होगी, कोई भी धर्म का हो, तो उसको उस क्षेत्र में क्या किया जाएगा? अल्पसंख्यक माना जाएगा और सुधार किया जाएगा। भारत भर में फिर से काउंटिंग जनगणना होना वाला हो, नहीं हो पाया कोरोना के कारण। जनगणना होगा, डेटा आएगा, जनगणना के डेटा के आधार पर परिसीमन भी होने वाला है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, तब सरकार तय करती है कि अल्पसंख्यक का जो परिभाषा है उसको चेंज करे या ना करे, क्या संवैधानिक प्रावधान करेगा, वो कौन जानेगी? भारत सरकार जानेगी। तो यहाँ ध्यान रखना है, अल्पसंख्यक का अर्थ सीधा होगा जनसंख्या में जिसकी संख्या बहुत क्या है, पूरी जनसंख्या बहुत कम है, मिनिमम है, और उनके सुधार हेतु, उनको संरक्षित करने हेतु, उनके धर्म को सुरक्षित करने हेतु, उनके संप्रदाय को सुरक्षित करने हेतु, उस व्यक्ति को संरक्षित करने हेतु सरकार ने क्या किया? उनको दर्जा दिया और कहा कि अल्पसंख्यक के हितों का हम संरक्षण करेंगे। बहुत सारे कानून है, आगे लिखिए इसमें, डैश देखें। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल है। भाषा के आधार पर है, जनजातीय निर्जातीय आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर भी अल्पसंख्यक मान सकते हैं, पहाड़ी राज्य का भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया संविधान में सब कुछ वर्णित है। अब सरकार को डिसीजन लेना है, राजनीतिक कारणों से अगर सरकार नहीं ले पाती है तो सरकार की कमी है। ठीक है, पॉलिटिकल अपना माइंड गेम खेलते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक का परिभाषा बदला जा सकता है। अल्पसंख्यक आगे लिखे, लिखवाते चलूंगा। आर्टिकल 29(1) कर दीजिए, इसको दो भाग में तो रख कीजिए। आर्टिकल 29(1) लिखिए, इसमें लिखिए 29(1) में लिखिए भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा है, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, कौमा, संस्कृति, संस्कृति, कौमा, लिपि, कौमा, लिपि है, भाषा, संस्कृति, लिपि है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। 29(1) यह कहता है, सीधे 29 का जो 1 है वो कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक का जिसका अपना कोई क्या होगा, धर्म है, अपना कोई भाषा है, अपना कोई लिपि है, अपना कोई संस्कृति है, किसी व्यक्ति का, तो उसको वो कंटिन्यू कर सकता है, बनाए रख सकता है। आर्टिकल 29(1) कहता है। आर्टिकल 29(2) लिखिए, 29(2) लिखिए। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा पोषित, राज्य सरकार के द्वारा पोषित, यहाँ राज्य सरकार मतलब
भारत सरकार मान रहा, या तो राज्य के द्वारा पोषित कर दो या तो राज्य सरकार से। राज्य सरकार मतलब स्टेट मत समझ जाना। राज्य सरकार के द्वारा पोषित या राज्य के द्वारा निधि प्राप्त, राज्य के द्वारा निधि प्राप्त, फंडिंग, निधि प्राप्त, या सहायता प्राप्त, छोटा सा अमाउंट दे दिया, या सहायता प्राप्त, या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु, प्रवेश हेतु, प्रवेश हेतु किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति तथा भाषा, धर्म, मूल वंश, जाति तथा भाषा, जाति तथा भाषा, धर्म, मूल वंश, जाति तथा भाषा, या इनमें से किसी भी आधार पर, या इनमें से किसी भी आधार पर, आधार पर, आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है, वंचित नहीं किया जा सकता है, वंचित नहीं किया जा सकता है। जो इससे राज्य के सरकार या राज्य का कोई स्कूल है जिसमें आप लोग टीचर बनने वाले हैं, तो स्टेट का स्कूल है। दूसरा है कि स्टेट का स्कूल नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का स्कूल है। स्टेट ने क्या किया, उसमें फंडिंग कर दिया। ठीक है, पहले से कोई स्कूल है, स्टेट ने क्या किया, मान्यता प्रदान कर दिया। ठीक है, या स्टेट ने क्या किया, उसका बाउंड्री बनवा दिया, या कोई चीज कर दिया, कुछ भी बिजली का लगवा दिया, कोई सुविधा कर दिया, सुरक्षा प्रदान किया। किसी प्रकार स्टेट ने सहायता कर दिया, चाहे वो रूप कैसा भी हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी प्रकार से सहायता किया। इसका अर्थ हुआ कि स्टेट के द्वारा इन सभी स्कूलों ने क्या किया है, उससे कुछ न कुछ ले लिया, सहायता ले लिया। तो इसमें कोई भी व्यक्ति अगर एडमिशन लेने जाएगा, प्रवेश, एंट्री, एडमिशन लेने जाएगा, तो उसको इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारा मूल वंश अलग है, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम ऑस्ट्रेलिया से आके यहाँ बसे हुए हो। ठीक है, तुम्हारी जाति ये है तो तुमको नहीं रखेंगे। ठीक है, तुम्हारी संस्कृति ऐसी है तो तुमको नहीं रखा जाएगा। तो इस आधार पर यहाँ बताएंगे, आगे बताएंगे, इसी को तो, इसी पर तो विवाद चल रहा है। तो इसमें आर्टिकल अथी में कहता है कि यहाँ पर इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर धार्मिक अल्पसंख्यकों के द्वारा कोई चीज स्थापित किया गया है तो वहां पर वो रोक लगा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हम सिर्फ सिर्फ क्या करेंगे, मुस्लिम बच्चों को शिक्षा देंगे। कैसा शिक्षा देंगे, मौलविया है, फौकनिया है, बहुत सारा वहां पर ट्रेनिंग होता है, स्कूल है, तो वो कह सकता है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल सीधे कहेगा 29(2) क्या कहेगा, 29(2) क्या कहेगा कि राज्य के द्वारा फंडेड अगर कोई भी ऐसे संस्था है तो प्रवेश से रोक नहीं लगा सकता है, बशर्ते, अब आगे लिखिए, आगे लिखिए, लिखिए, देखिए, अल्पसंख्यक शब्द संविधान में, इसी में नीचे लिख के लिखना है, अल्पसंख्यक शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। परंतु व्यवहार में, परंतु व्यवहार में राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं को बहुसंख्यक माना जाता है। परंतु व्यवहार में राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं को बहुसंख्यक माना जाता है, बहुसंख्यक माना जाता है। साथ ही साथ, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में, मेघालय, मिजोरम मतलब नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, और ये तुम्हारा जो यूटीज है, आदि में, आदि में, इस सब क्षेत्र में, आदि में अधिकांश आबादी बहुसंख्यक है। अधिकांश आबादी बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक है, जिनमें, जिनमें
जिनमें से कईयों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है। जिनमें से कईयों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, देखो जननांकीय बदलाव भी होता है। जनांक पहले लिख लीजिए, अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है। अब देखिए जननांकीय बदलाव क्या है। किसी एरिया विशेष में पहले मान लो कि कोई विशेष धर्म के लोग, हिंदू धर्म की आबादी थी 20%, और उस एरिया विशेष में अन्य धर्म की आबादी ओवरऑल मिला के थी 5%। कुछ समय बाद क्या हुआ, जनगणना कराया गया तो हिंदू की आबादी घट के हो गई कितना, 12%, और अन्य की आबादी बढ़ के कितना हो गई, 5 से सीधे 12%, 10%। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब जो भी जनांकीय लाभांश जिसको बोला जाता है, तो जनांकीय लाभांश एक पॉजिटिव शब्द है जिसका यूज होता है क्या चीज के लिए, रोजगार के लिए। ठीक है, तो देश के विकास में जनांकीय लाभांश की बात की जाती है कि जितना युवा आबादी होगा उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगा, रोजगार करेंगे लोग, तो देश की आबादी क्या होगा, बूम करेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। लेकिन जनांकीय बदलाव का अर्थ होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी एक विशेष जनसंख्या का अधिकतम होते जाना, वहां पर उनकी जनसंख्या बढ़ते जाएगी और दूसरी जनसंख्या कम होते जाएगी। कुछ समय बाद क्या होगा, उस क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक थे वो बहुसंख्यक हो जाएंगे, और जो बहुसंख्यक थे वो क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे, लेकिन दर्जा नहीं बदलेगा। यही हो रहा है अन्य राज्यों में। बहुत सारे राज्य में ऐसे हैं जो मुस्लिमों की आबादी 80% हो गई है, अन्य मिला उला के 20% है, लेकिन उनका दर्जा बहुत पहले मिला था, उस वक्त आबादी उनकी 16% थी, तो उनको क्या मिल रहा है, उसका लाभ आज तक मिल रहा है। उसी को बदलने की बात चल रही है कि ऐसा कुछ मानक तय कीजिए, चूंकि अल्पसंख्यक का परिभाषा संविधान में नहीं दिया गया है, तो सरकार को अल्पसंख्यक का परिभाषा बनाना पड़ेगा। अल्पसंख्यक कौन है, क्या मानक तय किया जाएगा, और क्षेत्र विशेष बनाना पड़ेगा, राज्यवार कैटेगरी इनको देना पड़ेगा, तब जाके ये समस्या का सॉल्यूशन होगा। ओवरऑल भारत का लेके चलेंगे तो हिंदूवादी तो हमेशा आगे रहेगा, 80% आज भी आगे भी रहना है, तो आगे घटेगा भी तो कितना, 60 तक जाएगा, फिर भी 50 से एबव तो रहेगा ना, तो बहुसंख्यक तो मानोगे ही मानोगे, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये बताए कि इन शिक्षण संस्थानों में सीधे वर्णन किया गया है कि जाति, धर्म, भाषा, लिपि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अल्पसंख्यक स्कूल के साथ क्या किया गया है कि वहां पर तय करने का अधिकार उनको दे दिया गया है कि वो किसका एडमिशन लेंगे और किसका नहीं लेंगे, वहां पर आपको कोई भी अधिकार आपका नहीं चलेगा। ठीक है, लिखा गया है लेकिन उसका क्या होता है, व्यवहार में उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। समझ में आ गया, तो ये है आर्टिकल 29। आगे लिखिए, लिखिए, देखिए संस्कृति शब्द में, थोड़ा संस्कृति समझ लिखिए, संस्कृति शब्द में, संस्कृति शब्द में लोक नृत्य, चित्रकला, त्योहार, जीवन पत्ती। संस्कृति शब्द में लोक नृत्य, लोक नृत्य, चित्रकला, चित्रकला, गायन, गायन, त्योहार, त्योहार तथा जीवन पद्धति शामिल है, तथा जीवन पद्धति शामिल है। ठीक है, आर्टिकल 29 कहता है कि भेदभाव नहीं करना है। अब आर्टिकल 30 है, ये देखिए आर्टिकल 30 लिखिए, आर्टिकल 30 लिखिए, आर्टिकल 30 लिखे डैश दीजिए। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, यहां से नहीं किया जाता है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, शिक्षण शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। आप जो 29 पूछ रहे थे, तो 29 में सीधा है कि अगर कोई स्कूल है हिंदू का या किसी चाह का, तो मुस्लिमों को आपको एडमिशन लेने से नहीं रोकना है, वो उसके लिए कहा गया है। अब ये जो कहेगा ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 29 मतलब किसी भी स्कूल में अल्पसंख्यक वर्ग का कोई बच्चा जाएगा तो उसको तो मना नहीं कर सकते कि तुमको नहीं पढ़ना है, तो वो उस सेंस में देखना है 29 को। अब यहाँ आइए 30 में, ये स्पष्ट कह देगा, लिखिए इसमें, लिखिए, धर्म या भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को, धर्म या भाषा, इसलिए दोनों एक साथ लिखवा दे रहे हैं, धर्म या भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को, धर्म या भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को, धर्म या भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार
शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है। अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है। प्रशासन का अधिकार है की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है। ब्रैकेट में कर दिया आर्टिकल 30(1). आर्टिकल 30 और 30(1) दोनों का परिभाषा सेम है, याद रखिएगा। इसी में आर्टिकल जो लिखवाए हैं उसके बगल में 30(1), 31, 30 ब्रैकेट में 1 करते हैं ना, ये 31 में कहता है। अब एक चीज जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है? 31 क जोड़ा गया है, तो इसको लिखिए थोड़ा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान करके पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 31 क, 30 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में क, 31 क लिखिए इसमें। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि इसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की संपत्ति, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की संपत्ति, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए, मतलब लेने के लिए, के अनिवार्य अर्जन के लिए, शिक्षण संस्थानों की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए राज्य के द्वारा विधि बनाते समय, राज्य के द्वारा विधि बनाते समय, राज्य के द्वारा विधि बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संपत्ति के लिए विधि द्वारा नियत रकम या मुआवजा, संपत्ति के लिए विधि द्वारा नियत रकम या मुआवजा, नियत तय किया हुआ, विधि द्वारा नियत रकम या मुआवजा इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए जो आर्टिकल 30 के अधीन अधिकारों का उल्लंघन न करता हो, जो आर्टिकल 30 के अधीन अधिकारों का उल्लंघन न करता हो, उल्लंघन न करता हो। इस समझ में किसको किसको आया? समझ में आ गया? क्या है बताइए? 30(1) का किसको किसको समझ में आया? अब देखो, कोई स्कूल है इधर, ये मान लो रोड बन रहा, हाईवे का प्लानिंग हुआ कि हाईवे बनेगा, ये हाईवे के बीच में कोई अल्पसंख्यक स्कूल पड़ गया, मदरसा। तो एक बार क्या हुआ था कि मामला केस स्टडी का है, तो जब हाईवे बनता है, रोड बनता है, तो मंदिर हटाने में तो थोड़ा भी लेट नहीं करते हैं लोग, रातों रात गायब कर देते हैं। ठीक है, उसका भी नियम है। अगर मंदिर प्राइवेट संपत्ति का है तो सारा खर्चा देगा, सरकारी रेट पर देगा। उसके लिए भू अर्जन विभाग में तुमको बार बार दौड़ना पड़ेगा कि भाई हमारा ये जमीन गया है, तो भू अर्जन विभाग में दौड़ाता है, चप्पल खींच जाता है लोगों का, 4 साल 5 साल 6 साल लग जाता है जमीन। अब थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा जल्दी मिल जाता है। मेरा एक दोस्त था, उसका जमीन लिया गया था, उस 70, उसके बाबा के समय में जमीन अर्जित हुआ और उसके पोता को पैसा मिला, और जो उसको पैसा मिला पोता को, उस मार्केट वैल्यू के बराबर जीरो था, कुछ नहीं मिला उसको। देखिए बाबा को मिलता उस समय तो उसका वैल्यू होता, बाद में तुम 2 लाख रुपया दे के क्या करोगे, जैसे वर्तमान कीमत उसका 2 करोड़ हो चुका है जमीन का, तो उसको तो घाटा हो गया ना। तो भू अर्जन विभाग क्या करता है, इस जो जमीन को हड़पता है या लेता है, तो प्राइवेट जमीन उसका पैसा देता है, तो पैसा देता है मार्केट कॉस्ट पर नहीं देता है,
सरकारी रेट पर देगा कि जो सरकार का रेट है वही देंगे। तो मार्केट का रेट अगर 50 लाख है तो सरकार का रेट तुम्हारा 30 लाख है, यही देगा। अगर मंदिर का जमीन है प्राइवेट में है तो ये पैसा मिलेगा, तुम्हारा जमीन है हमारा जमीन है तो यही पैसा मिलेगा। अगर मदरसा है तो मार्केट रेट का पैसा मिलेगा। बस इतना भेदभाव है, समझ में आ गया। तो यही समझा रहे थे, तो वही लिखा गया है कि इतना मुआवजा रकम तय करना है जो 30(1) का उल्लंघन ना हो, मतलब अल्पसंख्यक के हितों का उल्लंघन ना हो, मतलब मार्केट प्राइस पर तुमको पैसा देना पड़ेगा, तुम दोगे। समझ में आ गया। तो सड़क पर अगर ऐसा कोई जगह है जो अल्पसंख्यक संपत्ति है तो तुमको मार्केट प्राइस पर क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। सरकारी रेट तुम इसको नहीं दे सकते हो, ठीक है। पहले तो हटाएगा ही नहीं, ठीक है, बहुत सारा मामला हो जाता है, फिर सरकार समझाती है, फिर सरकार जमीन देने का वादा करती है, उसके बाद भी पैसा देना पड़ता है, उसके बाद इनको पैसा भी देना पड़ता है। तो ये जो है ये किसके तहत है, अल्पसंख्यक के अधिकारों के तहत है। तो ये कहा गया है। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहीं पर तुम्हारा कोई मंदिर है, कुछ भी है, सरकारी जमीन में है तो हटा देगा, लेकिन इसका अगर सरकारी जमीन में भी तब भी तुमको कुछ पैसा देना पड़ जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। जगह देना पड़ेगा तुमको, सरकारी में है इसके लिए जगह मत दो, सरकारी जमीन में है बनाए हो मंदिर, हटाओ, खत्म कहानी। यहाँ देना पड़ जाएगा, मांग करेंगे इनको देना पड़ेगा। तो ये है आपका आर्टिकल 30, समझ में आ गया। 31 का समझ में आया, अब इसमें कोई दिक्कत। चलिए आगे लिखिए, लिखिए इसमें 32, 32 इसमें डैश देके लिखिए। राज्य के द्वारा किसी शिक्षण संस्थानों को सहायता देने में, राज्य के द्वारा किसी शिक्षण संस्थानों, राज्य के द्वारा किसी शिक्षण संस्थानों को सहायता देने में धर्म या भाषा आधारित भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के द्वारा किसी शिक्षण संस्थानों को सहायता देने में धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म या भाषा के आधार पर, ऑनलाइन वाले को भी देख रहे हैं, ठीक है, रिपीट कर दिए 30(1), अब कितना रिपीट करें, इतना तो रिपीट कर दिए। सीधा ये है 30(1) में कि अगर सरकारी रोड पर संपत्ति, सरकारी संपत्ति या सरकारी रोड बनाना है सरकार को, और कोई मदरसा बीच में रोड पर पड़ जाता है तो मार्केट रेट से प्राइस दे के मदरसा वहां से हटाना पड़ेगा। उसका जो कीमत होगा वो मार्केट रेट पर देना है, बाकी के लिए मार्केट रेट पर नहीं सरकारी रेट पर दे के हटाया जा सकता है। बस इसी को समझिए, इतना ही काफी है। ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा डीप में बजाने के, इसका बहुत सारा कहानी है, ठीक है। इसमें दिल्ली का एक लाल किला का पास मंदिर था, वहां का एक मामला है, इंदिरा गांधी सरकार का मामला है, आपके क्लास के लिए कोई काम का नहीं है, तो छोड़िए, यूपीएससी का है, इसको हटाइए, वहां पर दिखा जाएगा। 32 में मैंने क्या लिखवाया, भाषा या आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे लिखिए, परंतु किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के आधार पर, परंतु किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के आधार पर, प्रबंध के आधार पर, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के आधार पर राज्य राज्य भेदभाव नहीं कर सकेगा, राज्य भेदभाव नहीं कर सकेगा। थोड़ा इसका लैंग्वेज थोड़ा ये हो गया है ज्यादा, इसमें सीधा कहा है कि राज्य जब किसी को फंड देगा, किसी को भी, सरकारी स्कूल को फंड दे, किसी हिंदू महाविद्यालय को फंड दे, किसी कॉलेज को फंड दे या मदरसा को फंड दे, राज्य इसमें भेदभाव किसी से नहीं करेगा, तीनों को देगा। अगर इसको 50,000 देगा तो इसको ही 50,000 देना है, इसको ही 50,000 देना है। तो ऐसा नहीं कि राज्य फंड कर रहा है तो अल्पसंख्यक वर्ग का जो संस्थान है उसको फंड नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको फंडिंग करना है तो सबको बराबर फंडिंग करना है। इसीलिए सरकार जब स्कूल में फंडिंग करते हैं तो मदरसा के लिए फंडिंग जाता है, पता है ना, मौलिया मकनिया स्कूल के लिए फंडिंग जाता है, आपके स्कूल का ही फंड जाता है। तो शिक्षा के द्वारा यह सीधा कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग का भी शिक्षण संस्थान हो, भले वो अपने से बनाया हुआ हो, लेकिन राज्य ने मान्यता दे दिया हुआ तो राज्य को यहाँ फंडिंग करना पड़ेगा। इसका अर्थ सीधा है कि अल्पसंख्यक वर्ग का जो भी शिक्षण संस्थान है, जैसे अन्य शिक्षण संस्थान को सरकार फंडिंग करती है वैसे इनको भी फंडिंग करेगी, इसमें भेदभाव नहीं करेगी। इस आधार पर नहीं कि 2 स्कूल को दे दिया एक को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और जबकि इनमें शिक्षा का मामला क्या रहेगा, पूरा इनके अंदर में रहेगा, ये किसका एडमिशन लेना है ये तय करेंगे, सब कुछ ये करेंगे।
राज्य क्या है, बस फंडिंग कर सकता है। राज्य ये नहीं कर सकता कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। समझ में आ गया? राज्य सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है, बाकी करना ना करना रूल बनाना इनका। हेडमास्टर साहब जैसे करते हैं ना कि कौन बच्चा का एडमिशन लेना है, कौन का नहीं लेना है। बाद में ऐसा ना नीति सरकार लागू कर दिया कि टेस्ट भी नहीं लेना है, सब बच्चा को एडमिशन लीजिए। तो पहले हेडमास्टर साहब मुंह देखते थे। ठीक है, 50 रुपया है, सो रहे हो। चलिए, ताकि भगवान बुद्ध भी पढ़ते पढ़ते एक बार ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या हुआ कि वहां पर पूछा राज्य के, अच्छा, मास्टर साहब पूछते थे 50 रुपया, शकल देखे, अच्छा ये लग रहा है थोड़ा ठीक ठाक, 20 रुपया ठीक है, तो 100 रुपये लेके आओ, ऐसे करके एडमिशन लेते थे। अब क्या है कि सब हटा दिया है। अब सीधे क्या हुआ कि जाइए, कोई टेस्ट भी नहीं लेना है, और जाइए एडमिशन एसेंशियल कर दिया है। तो ये सब इसलिए किया गया कि हेडमास्टर साहब मुंह देखा देखी करते थे, नेपोटिज्म वाला मामला था। होता अभी भी है, प्रचलन में ये भविष्य न भूतो न भविष्यति हमेशा रहेगा। लेकिन सरकार जो लॉ बनाती है तो थोड़ा सा लोग पर्दा और ओट कर लेता है, चश्मा पहन के थोड़ा भेदभाव करता है। पहले बिना चश्मे में करता था, अब चश्मा पहन के करेगा, लेकिन करेगा जरूर, क्योंकि ये हमारा ये अधिकार है। चलो आगे लिखो। ठीक है, आर्टिकल 31 में कुछ बताना है नहीं। संपत्ति के अधिकार को कैंसिल कर दिया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां द्वारा। लिखवाना है कि छोड़ दें? आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(च), ये दोनों को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब भाग 12 में 300 क के द्वारा विधिक अधिकार कर दिया गया था, याद रहेगा? छोड़ दे इसको, लिखिए आर्टिकल 32। खाली पहले पहले 32 लिखिए, पहले आर्टिकल 32 लिखिए, बाद में उसको समझाएंगे। आर्टिकल 32 में डैश देकर लिखिए, पहले इसका परिभाषा तो लिख लिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सिर्फ 32। ये आर्टिकल 31 का लिखवाया था ना, ये आर्टिकल 32 लिखवा रहे हैं। वो हम 31 का 1 और 30 का 2 लिखवाए थे। ऐसे आप गलती मत लिख लीजिएगा ना, कॉपी कोई देखेगा तो ये सर जो उल्टा सीधा पढ़ाते हैं। ठीक है, 30 का 2 था, 31 हमने नहीं बताया, बता दिया कि एक लिखवाने की जरूरत नहीं है। 31 19(1)(च)। अब आर्टिकल 32 लिख के डैश दीजिए और लिखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखा दीजिए सर। आर्टिकल 31 कितना बार चर्चा करके लिखवा चुके हैं, कॉपी पलटना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो कॉपी करवाना है और स्टेज मार देना है। ठीक है, आगे लिखिए, 32 में डैश देके लिखिए। लिखिए, इस अनुच्छेद का सर्वाधिक महत्व है, डैश देके लिखना है, इस अनुच्छेद का सर्वाधिक महत्व है। इस अनुच्छेद का सर्वाधिक महत्व है, जिसका मुख्य कारण है, जिसका मुख्य कारण है, जिसका मुख्य कारण है संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का परिवर्तन होना। संविधान के भाग 3 में दिए गए, संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का परिवर्तन होना, मतलब इसके द्वारा इसका परिवर्तन होता है, लागू होता है। तो इसलिए आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसको संविधान की आत्मा भी कही जाती है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, तो ये लिखवाया कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें संविधान के भाग 3 में जो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, उस अधिकारों का क्या करता है, ये परिवर्तन करता है, मतलब लागू करवाता है। अगर अधिकार लागू नहीं हो रहा है तो लागू करवाने की शक्ति किसके पास है? आर्टिकल 32 के पास है, याद रहेगा। अब आगे लिखिए। लिखिए, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा घोषित की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा घोषित की गई है। इसे संविधान की आत्मा घोषित की गई है, की गई है। लिखिएगा, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों को व्यवहारिक रूप से लागू करता है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों को व्यवहारिक रूप से लागू करता है, व्यवहारिक रूप से लागू करता है। साथ ही इसके उल्लंघन होने पर,
साथ ही इसके उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान करता है। साथ ही इसके उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान करता है। न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान करता है। संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। आर्टिकल 32 का दो काम है, एक तो 12 से 35 को लागू करवाएगा, और दूसरा अगर लागू सरकार नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या करवाएगा, जबरदस्ती लागू करवाएगा, 5 को रिट जारी करवा देगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने से संबंधित आर्टिकल पूछा जाएगा तो कौन है, आर्टिकल 32, याद रहेगा। ठीक है, पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों के परिवर्तन से संबंधित है। तो आर्टिकल 31 भी रहेगा, 12 से 35 भी दे देगा फंसाने के लिए, और आर्टिकल 32 भी दे देगा। तो 12 से 35 मत मार देना कि मौलिक अधिकार तो है ही, लागू करवाना मतलब 32 पूछ रहा है। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। अब कहानी है कि इससे भीम अम्बेडकर से किसी ने पूछा था कि भाई आर्टिकल 32 के बारे में आपका क्या विचार है, तो भी बताए थे कि संविधान की आत्मा है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो मौलिक अधिकार कभी लागू नहीं हो पाएगा। दूसरा है, संविधान किसको मौलिक अधिकार दे रहा है, नागरिकों को। शासन जो होता है तो शासन तो कौन कर रहा है, शासन कर कौन रहा है, सरकार। तो सरकार में तो सीमित लोग हैं, लेकिन शासन किस पर हो रहा है, शासित कौन हो रहा है, जनता। तो जनता के अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है या सरकार का अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है, जनता के। तो संविधान किसके ऊपर लागू किया जा रहा है, बनाया किसके द्वारा गया है, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा। और लागू कर कौन रहा है, सरकार कर रही है। तो सरकार का काम है इम्प्लीमेंट करना। सरकार नियम बनाएगी, संसद इम्प्लीमेंट करेगा सरकार, और जब वहां इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, यही ना ध्यान रखा गया। तो यहाँ पर अंबेडकर ने इसको संविधान का आत्मा इसलिए कहा कि उसने कहा था सीधे कि अगर कोई भी सरकार 12 से 35 के आर्टिकल को लागू करने से मना करता है, बहाना करता है, या कुछ ऐसा कानून बनाता है जो इस आर्टिकल 12 से 35 के भाग का हनन करता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधे कैंसिल मार दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा था कि संविधान की क्या है, ये आत्मा है, और ये जरूरी रहेगा। और जनता के लिए, जनता का इसमें हमेशा क्या होगा, अपर हैंड रहेगा, जनता हमेशा इसमें क्या रहेगा, सर्वोपरि रहेगा। आगे लिखिए नेक्स्ट, आर्टिकल 32(2). 32 ब्रैकेट में 2 कर दीजिएगा, 1 में बस वही संविधान की आत्मा कहा गया है, बहुत सारा प्रोविजन है, लिखवाने की जरूरत नहीं है। 32(2) लिखिए, इसमें डैश दे के लिखिए, इसमें लिखिए। इसमें इसमें 5 प्रकार के रीटों की चर्चा की गई है। इसमें 5 प्रकार के रीटों की चर्चा की गई है। 5 प्रकार के रीटों की चर्चा की गई है। पहला लिखिए ए नंबर में, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ए नंबर में लिखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस होता है, हैबियस कॉर्पस। इंग्लिश में लिख लो, इसलिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी सीधे हैबियस कॉर्पस हिंदी में लिख देता है, तो इसका नाम लिखो हैबियस कॉर्पस, HABEAS, 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 हैबियस। हाँ, कॉर्पस लिखो CORPUS, CORPUS, हैबियस कॉर्पस, डैश देके लिखो। इसमें न्यायालय द्वारा, इसमें न्यायालय द्वारा बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश दिया जाता है। इसमें न्यायालय द्वारा बंदीकर्ता व्यक्ति मतलब कौन, पुलिस जो बंदी बनाया है। तो बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को, कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। इस समय सीमा में, इस समय सीमा में प्रस्तुत करे, इस समय सीमा में
सरकारी अवकाश के दिन तथा यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। इस समय सीमा में सरकारी आवास अवकाश का समय, अवकाश लिखो, सरकारी अवकाश तथा यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। इस समय सीमा में सरकारी अवकाश मतलब छुट्टी का दिन तथा यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसी में लिखना है, यदि न्यायालय को लगता है कि बंदी व्यक्ति के साथ, यदि न्यायालय को लगता है कि बंदीकरण, सीधे लिखो, यदि न्यायालय को लगता है कि बंदीकरण विधि सम्मत नहीं है, यदि न्यायालय को लगता है कि बंदीकरण मतलब जिसको बंदी बनाया गया है विधि सम्मत नहीं है, बंदीकरण विधि सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति को बरी किया जाता है। तो संबंधित व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है या बरी कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। तो संबंधित व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है, बरी करने का आदेश दिया जाता है, जो भी लिखना है लिख सकते हो। संबंधित व्यक्ति को बरी किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक चीज तुमसे पूछेंगे, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसमें कौन से आर्टिकल का भाव है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में किस आर्टिकल का भाव है? कितना? 21 आप बोल रहे हैं, बाकी 30? 21 है, सिंपल। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, तो व्यक्ति का आजादी है, उसी से जुड़ा हुआ है, तो लिखिए। यही इसीलिए तो पूछे, प्रश्न तो यहीं से फंसाएगा। लिखो बंदीकरण, दस दे के लिखो आगे, पैरा चेंज करके लिखिए। बंदीकरण, बंदीकरण ना बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो लिखना है लिख सकते हैं, लिखिए। बंदीकरण में आर्टिकल 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है। बंदीकरण में आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है। अब देखो प्रश्न क्या पूछता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण में किस आर्टिकल का मूल भाव है। 20 दे देगा, 21 दे देगा, 19 दे देगा। 20, 19 और 21 तीन दे देगा, और कुछ दे देगा। अब 20 में भी बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा, ठीक है। 19 में भी बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा, लेकिन पूछा क्या है? 21। तो पूछा जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा, तो आर्टिकल 21, याद रहेगा। जब भी बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है तो उसमें किस आर्टिकल का भाव है? आर्टिकल 21 का। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब किसी व्यक्ति के दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता का अधिकार है। किस आधार पर कैद किए हो, न्यायालय जांच करेगा, आदेश देगा। अगर उसको लग जाता है कि गलत तरीके से इसको गिरफ्तार किया गया है, उसी वक्त उसको बरी कर देता है न्यायालय। और जो गिरफ्तार करता है उसको डांट भी लगाता है कि बिना किसी आधार के इसको तुम गिरफ्तार क्यों किए। इसमें कंपनसेशन का ही मामला कई बार आ चुका है। जैसे किसी आदमी का टाइम लग गया 3 दिन, उसको मान लो कि असम में काम कर रहा था, उस पर कोई आरोप लगाया, उसको पकड़ के बिहार पुलिस ले आई, तो असम से लाने में कितना दिन लग जाएगा? 3 दिन। तो 3 दिन लाने में लगा, और ऊपर से एक दिन इधर चक्कर लगाया कोर्ट का, 4 दिन कोर्ट बैठा, एक दिन छुट्टी रह गया, 5 दिन, छठा दिन कोर्ट बैठा। तो 6 दिन से तो 6 दिन से तो क्या कर रहा था वो? आर्टिकल 21 का लाभ उठा रहा था। छठा दिन जब जज साहब आएंगे, पता चलेगा कि इसका कोई आरोप ही नहीं है, इसको गलत व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया गया है। अब उस व्यक्ति के मन में क्या आएगा? उस वक्त लड्डू फूटेगा, ठीक है, तो लड्डू तो फूटना ही है। तो वो व्यक्ति चाहेगा तो ये भी कर सकता है, कंपनसेशन के लिए भी अति कर देगा कि हमारा हरासमेंट किया है, क्योंकि व्यक्ति तो सभ्य था। आप शक के आधार पर ले आए, अब व्यक्ति कोई और था, जिसको लाना था उसको छोड़ दिए, जिसको नहीं लाना था उठा के लग जाए। तो इसीलिए पुलिस जल्दी बंदी नहीं बनाता है किसी को गिरफ्तार करने के लिए। पहले का पुलिस था तो जानता था कि लोग नहीं जानता है, कानून नहीं पता है, चल जाता था। आज का पुलिस सब किसी के यहाँ नोटिस देने से डरता है। क्या कि कई बार हम देखे, हमारे घर के भी आसपास 2-4 मामला आया था, तो आता था, हम ही बोले थे कि नोटिस वाले आइए ना, ऐसे कहला पहुंच जाते हैं, मुंह उठा के चल आते हैं, अरे नोटिस लेके आइए कि गिरफ्तारी करना है। दोबारा आया ही नहीं, कि कोई डराने आयल था। 20 साल पहले का मामला था जमीन उमीन का, कागज में पहले लोग साइन ऐसे ही कर देता था, तो उससे साइनवा काट कूट के किसी में जोड़ दिया था, वही चिपका के ले आया था, बोली तो पहले का साइन है। और जो साइन किया था वो बेचारा था भी नहीं, मर चुका था। ठीक है, तो गिरफ्तार किसको करोगे भाई? तो उसके बच्चा का नाम भी था उसमें, तो कहा कि बच्चा से कुछ टाल लेंगे।
तो ये सब पहले के लोग करते थे, अब नहीं। अब लोग इतना एजुकेटेड हो गया है, इतना ना मीडिया आ गया, मोबाइल आ गया, तरह तरह का घटना, कुछ भी घटना होता है तो लोग रील बना के फोटो खींच के डाल देते हैं फेसबुक पर। तो इतना ज़्यादा स्वतंत्रता के मानकों का ये आ गया है, माध्यम इतना हो गया कि जनरली क्या होता है, पुलिस भी डरता है। अब पुलिस को देखिएगा, वो भी हेलमेट लगा के जाएगा, क्योंकि उसको डर है। पहले का बिना हेलमेट के जाता था, पुलिस का फोटो खींच के आया, पुलिस हो आप ही नहीं जा रहे, आप ही बताते, बताइए हम लोग नहीं जाएंगे तो फाइन, रोक के कहता है, सब आगे घेर के रोकेगा, बताइए तो हेलमेट काहे नहीं लगाए हुए। अब पुलिस कहेगा अरे प्रशासन है अच्छा, हम लोग का जरूरी नहीं था, तो उसको भी लगाना पड़ता है। फोटो खींच के डालेगा तो उसका सस्पेंड भी उनको हो जाना है। तो देखिएगा पुलिस से भी बड़ा सतर्क रहता है, क्योंकि पता है कि इसको टोकेंगे तो ये तुरंत टोकेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके किसके खिलाफ जारी हो सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो लिखिए यह, आगे लिखिए, यह लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी हो सकता है। यह लोक अधिकारी तथा निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। लोक अधिकारी मतलब सरकारी अधिकारी, तथा निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक है, सरकारी अधिकारी को भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश जा सकता है और किसी निजी व्यक्ति को भी जा सकता है, दोनों को भेजा जाएगा। याद रखना, इसमें दो चीज याद रखने वाला है। आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है, और लोक प्राधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों पर जारी करता है कोर्ट, तो दोनों याद रहेगा। यही दोनों से प्रश्न फंसाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है नहीं पूछता है, वो तो सब जानता है कि बंदी को प्रत्यक्ष कर देना है कोर्ट के सामने में। दूसरा लिखिए, बी नंबर लिखिए, परमादेश, मैंडामस, परमादेश, मैंडामस। यूट्यूब वाले क्लास में ये सब शब्द आता है तो जानबूझ के डील नहीं करवाते हैं। डील करवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो सीधे कहते हैं पढ़ लेना। ठीक है, देख लेना इसको। परमादेश, मैंडमस, MANDAMUS। राइटिंग मेरा शुरू से ही अच्छा है, कई बार पुरस्कार मिल चुका है, सुसंस्कृत लेखन पुरस्कार। ठीक है, आगे लिखिए, इसमें लिखिए, यह रीट न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। यह रीट न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, मतलब न्यायालय चाहेगा तो देगा, जारी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यह रीट न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है या न्यायालय के विवेकाधीन है, जो लिखना है लिख सकते हो। न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। आगे लिखिए, इसमें इसमें न्यायालय किसी लोक अधिकारी व्यक्ति को आदेश देता है। इसमें न्यायालय किसी लोक अधिकारी व्यक्ति, मतलब सरकारी नौकरी में जो व्यक्ति है, इसमें न्यायालय किसी लोक अधिकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। इसमें न्यायालय किसी लोक अधिकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु बाध्य है, कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु वह बाध्य है, मतलब अथॉरिटी जो मिला है उसको पूरा करना है। वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु वह बाध्य है, जिस कार्य को करने हेतु वह बाध्य है। भाषा लैंग्वेज में तो थोड़ा दिक्कत होगा ही, लेकिन ये लिख लोगे कहीं भी तो बहुत अच्छा नंबर देगा। वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु वह बाध्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अथॉरिटी है, हम कहीं के एसडीओ है, तो एसडीओ का जो काम है या सीओ का जो काम है वो करने से मना नहीं कर सकते हो। तुम्हारा वो काम है, तुम्हारा ड्यूटी है, इसी के लिए तुम्हारी वैकेंसी हुई है। तो तुम जिस पद पर हो उस पद पर जो काम करना है उसके लिए तुमको करना पड़ेगा, घूस नहीं लेना है या काम करने से मना नहीं करना। कोई व्यक्ति गया, हम थानेदार एसएचओ है, हमारा काम क्या है, एसएचओ का काम क्या होता है, अप्रूव केस को अप्रूव करना, तब ना आईओ जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो हमारा है हम अप्रूव ही नहीं करेंगे तो काम कौन करेगा भाई, अथॉरिटी हमको मिला है। कोई भी थाना जाता है तो लास्ट में एसएचओ करते हैं ना, लास्ट में सारा फाइनल तो वहीं से होता है। तो थाना जब लिख के देता है तो वही एफआईआर में लिखाता है नंबर, वही जाता है कहाँ पर, कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। तो अब वो थाना अध्यक्ष कह रहा है कि नहीं, भगा दे रहा है कि नहीं, थाना तुम्हारा एफआईआर तुम्हारा लेगे नहीं, एफआईआर नहीं लेना है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तुम ले ही नहीं रहे हो। तो अब कोर्ट में कोई मामला गया, कहा कि देखिए जानबूझ के हमारा थाना रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो परमादेश जारी करेगा कौन, कोर्ट। कहेगा तुम्हारा अधिकार अथॉरिटी है, तुम उसके लिए नियुक्त किए हो, तो तुमको क्या करना है, एफआईआर लेना है। समझ में आ गया कि और समझाए, इतना समझ आ गया। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, आगे लिखिए।
संबंधित संबंधित अधिकारी संबंधित अधिकारी संबंधित अधिकारी अधिकारी ने अगर उस कार्य को करने से मना कर दिया हो, संबंधित अधिकारी ने अगर उस कार्य को करने से मना कर दिया हो, करने से मना कर दिया हो, मना कर दिया हो, इस मामले में यह जारी किया जाता है। संबंधित अधिकारी ने उस कार्य को करने से मना कर दिया हो, इस मामले में यह रिट जारी होता है। इस मामले में यह रिट जारी होता है। अब किस पर यह रिट जारी नहीं होता है, लिखो, नोट लिखो। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर परमादेश रिट, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर परमादेश रिट जारी नहीं हो सकता, या उनके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। दूसरा लिखो, दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो, दो व्यक्तियों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब संविदा पर कोई काम कर रहा है, दो व्यक्तियों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसके खिलाफ भी परमादेश रिट जारी नहीं होगा। दो व्यक्तियों के बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि अपने मन से किया था कॉन्ट्रैक्ट, तो एक आदमी छोड़ाना चाहेगा तो कैसे छोड़ाओगे, तुम तो उस वक्त तो साइन किए हुए हो। तो दो व्यक्तियों के बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट हो, संविदा हो, तो उसके खिलाफ परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। याद रहेगा? क्यों नहीं किया जाएगा बताओ थोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट वाले पर क्यों मना किया गया? क्योंकि दोनों ने अप्रूव करके साइन किया है कि हम लोग 6 साल तक बिजनेस चलाएंगे। बीच में तुमको तुम्हारे पार्टनर से झगड़ा हो गया तो तुम कोर्ट चल जाओगे, देखो तो कहेगा नहीं, क्योंकि आपने जब बिजनेस किया था उससे पहले आए थे पूछने क्या कि बिजनेस करने जा रहे हैं, तो नहीं पूछने आए थे, तो नहीं। तो अब झगड़ा हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट वाला बात है, आप लोग खुद से सुलझाइए, केस कीजिए उस पे भी। कोई भी दो व्यक्ति, मतलब सरकारी हो प्राइवेट हो, किसी भी मतलब किसी भी मामले में आता है, कोई भी रीट जारी किया जा रहा है तो दोनों रीट है, पब्लिक भी इसका है और प्राइवेट भी, दोनों किया जा रहा है। आगे लिखिए, नेक्स्ट, परमादेश के बाद लिखिए प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, डैश दे के लिखिए। यह किसी भी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के खिलाफ जारी होता है। यह किसी भी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के खिलाफ, न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध या खिलाफ जारी हो सकता है। यह किसी भी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के खिलाफ जारी हो सकता है, हो सकता है। लिखिए, इस रीट के मामले में न्यायालय द्वारा, इस रीट के मामले में न्यायालय द्वारा, इस रीट के मामले में न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा उपरोक्त, मतलब ये उपरोक्त मतलब समझ रहे हो, न्यायिक या अर्धन्यायिक के बारे में कह रहे हैं। उपरोक्त संस्था, उपरोक्त संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोका जाता है। उपरोक्त संस्था द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोका जाता है। अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोका जाता है। पूछा जाता है किस अथॉरिटी से तुमने काम किया, अधिकार क्षेत्र से रोका जाता है, रोका जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, हमने वो काम कर दिया। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हो तो बैंक का जो काम है वही ना करेगा, जिसको डीडी बनाना है वही साइन करेगा डीडी पर। ऐसे कोई कलर का चपरासी है कि चपरासी गया वही मुहर मार के दे दिया, ठीक है, तो जिसका साइन है साइन तो वही करेगा। जैसे बहुत सारे ऑफिस में उसका अपना केबिन होता है, अपना अपना उसका कंप्यूटर लैपटॉप होता है, तो उसका पासवर्ड उसी के पास होता है, दूसरा कोई नहीं खोल सकता है। तो जिसके पास अथॉरिटी है वही काम कर सकता है।
अगर ऑथोरिटी नहीं है तो तुमको काम नहीं करना है। नहीं, कोई व्यक्ति तेज बनने के चक्कर में पैसा कमाने जिस किसी भी कारण से क्या किया, बिना ऑथोरिटी के किसी के काम कर दिया, यही तुरंत जारी कर देगा क्या, प्रतिषेध, कि किस ऑथोरिटी से तुम काम किए हो, तुम्हारे पास तो ये पावर था ही नहीं, कानून ने तुमको ये पावर नहीं दिया है। ठीक है। एक बार मेरे भाई का फॉर्म भरना था बहुत पहले सचिवालय में, तो सचिवालय में पहले आता था इंडियन मिलिट्री आर्मी का, तो गृह विभाग से उसका फॉर्म आता था, RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, RIMC का फॉर्म आता था। तो हम जाके वहाँ से लाए, 150 रुपये का DD बनता था SBI से, फिर DD जमा करो, बहुत लंबा प्रोसेस था। तो जाके हम ले आए फॉर्म। अब क्या हुआ कि उसमें था कि फॉर्म तो दिया नहीं, क्योंकि 4 मात्र फॉर्म आता है, और उसमें भी लिंक लाइन वाला को मिल गया। हम जाए तो दोहराए, बोले कि नहीं है नहीं है। तो लास्ट में हमको तो पता चल गया कि देगा नहीं, तो हुआ कि अब जो DD बनवाया है, DD को कैंसिल करेंगे तब 50 रुपये लेगा, तभी तो 100 रुपये देगा। तो या तो 150 का DD हम ऐसे ही भेज देते RIMC को, क्यों भेजे भाई। तो फिर बैंक में गए, तो कहें कि इसको कैंसिल कीजिए। तो बैंक वाला बोला कि कैंसिल करेंगे तो 50 काट लेंगे। बोले, काट लीजिए, 100 आएगा ना, तो आएगा। तो DD कैंसिल कर दिया। और जिस व्यक्ति के लिए हम फॉर्म लेने गए थे, एक तो मेरा भाई था, एक मेरा भाई का दोस्त था, उसके बाबूजी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। ठीक है, मतलब नहीं थे। ठीक है। अब वो गए, अब वो कह रहे हैं, उन बात बात मान ही नहीं सकते थे, वो झगड़ा करने लगते कि तुम गया ले नहीं आया, सबका फॉर्म ये वो। हम लोग क्या किए कि हम लोग वो राजू भैया पढ़ते थे साथ में, तो उनको बोले कि सुनिए ना कि इसमें मुहर खोजेगा, कैंसिल किया है, फॉर्म नहीं दिया था, वो हम लोग एक फॉर्म निकाले, वो भरे ऐसे ही है, और ब्रश करने वाला होता है दाढ़ी वाला, उसके ब्रश के पीछे वाला से मुहर मार के उसको दे दिए। वो खुश हो गया। ठीक है। वो बोला कि तुम मुहर मरवा के सचिवालय से मुहर लगा, कुछ घस दिए N या T करके, और लंबा साइन कर दिए। अब हमको डर लगता था कि इसमें तो बुहर लगा हुआ है बरस का कुंदा का, हमको ये कुछ चिन्ह जाएगा, पहचान लेगा। वो व्यक्ति था कि वो देखा, लगा कि सचिवालय का मुहर है, इतना खुश हुआ कि बाप रे, तो इसमें क्या है। तो हम लोग बोल दिए कि ये मुहर जो है रखना है इस कागज को, अगले साल आपका बेटा का डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। ठीक है। वो रखे रहा। ठीक है। तो ये ऑथोरिटी वाली बात होती है। तो वहां पर ऑथोरिटी मतलब वो दिखाना पड़ा कि किसी ऑथोरिटी का मुहर है, तब जाके माने कि कैंसिल करवाया है। अगर वो मुहर नहीं दिखाते तो मानते नहीं कि कैंसिल करवाया है। तो ऑथोरिटी के लिए हमने ब्रश का मुहर मार दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि ऑथोरिटी मतलब तुम्हारे पास पावर नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है, फिर भी तुमने साइन मुहर करके दे दिया, मतलब किस अधिकार से दिया। समझ में आ गया। इसलिए इसको समझा रहे हैं। आगे लिखिए, इसी में आगे लिखिए, लिखिए। देखिए, इस रीट का मुख्य उद्देश्य होता है, इस रीट का मुख्य उद्देश्य होता है अधीनस्थ न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकना। इस रीट का मुख्य उद्देश्य होता है अधीनस्थ न्यायालयों को अप अधीनस्थ न्यायालयों को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालयों को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर काम करने से रोकना, काम करने से रोकना, से बाहर निकलकर, कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर अपने काम करने को रोकना, या अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना, या अधिकारिता के अधिकारिता के अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना, अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना। मेन शब्द ये है, पॉलिटिकल शब्द जो संविधान की भाषा, वो अधिकारिता की चर्चा करता है। कार्य क्षेत्र हम लोग सिंपल हिंदी में बात करते हैं। तो अपने अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना। इसी में फिर लिख लीजिएगा, विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति, विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति, निजी संस्था, विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ यह जारी नहीं किया जाता। मतलब अर्ध न्यायिक न्यायिक प्रवृत्ति का है। सरकारी संस्था या अर्ध सरकारी संस्था के खिलाफ ही जारी होगा। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन रीट है जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्रवृत्ति का है। प्रतिषेध, याद रहेगा। मतलब प्रतिषेध रीट किसको, किसके खिलाफ, तो न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ ही जारी किया जाएगा। विधायिका, कार्यपालिका, निजी व्यक्ति के खिलाफ इसका मतलब नहीं है। मतलब इसका नेचर क्या है, न्यायोचित प्रकृति का है। याद रहेगा। लास्ट क्या लिखा है, जारी नहीं किया जा सकता। कार्यपालिका, विधायिका, निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। नहीं किया जाता है, याद रखना, नहीं याद रखना है। ये प्रश्न एग्जाम में आएगा भी कि प्रतिषेध रीट जारी नहीं किया जाता है तो अर्ध न्यायिक और न्यायिक संस्था के खिलाफ।
अर्ध न्यायिक का मतलब जैसे कि जुडिशियल नहीं बता देते हैं, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, ठीक है, जितना जो आयोग है संवैधानिक नहीं सांविधिक आयोग वो अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है। ठीक है, मतलब उसके द्वारा महिला आयोग काम करती है ना, महिला आयोग का तो जाओगे तो सुनेगा ही, अल्पसंख्यक आयोग सुनेगा ही, तो जितना जो आयोग है वो अर्ध न्यायिक प्रकृति का है। ठीक है। यहाँ पर एक और है पर्यावरण से जुड़ा हुआ, क्या हुआ है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जितना ट्रिब्यूनल है सब अर्ध न्यायिक है। नीति आयोग तो कार्यपालक आदेश है, उसका कोई अलग मतलब है। हाँ तो बिल्कुल यहाँ पर सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं, वैसा संस्था जिसका काम न्याय से जुड़ा हुआ हो, जैसे कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब, जैसे मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक वर्ग आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता छोटा छोटा जो इसका अर्ध न्यायिक काम है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा कंज्यूमर कोर्ट, तो ऐसे कोर्ट जो अर्ध न्यायिक फैसला देते हैं, छोटा छोटा मामला के हाथ वहां जाते हैं, उपभोक्ता संरक्षण आयोग, तो उन सभी के खिलाफ जारी होगा और कोर्ट के खिलाफ जारी होगा। किसी संस्था, प्राइवेट, सरकारी, गवर्नमेंट, विधायिका, कार्यपालिका के खिलाफ नहीं होगा जारी, याद रखना। नीति आयोग के खिलाफ जारी नहीं हो सकता है, क्योंकि अर्ध न्यायिक काम नहीं करता है, वो प्लानिंग का काम कर रही है। समझ में आ गया? अरे अर्ध न्यायिक न्यायिक संस्था के बारे में नहीं जानते हैं आप लोग? ठीक है, न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था का मतलब जहां न्याय मिलता हो किसी भी मामले में। तो कुछ है जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसमें न्याय मिलता है, पूर्ण न्याय। एक होता है अर्ध न्यायिक, मतलब सुनवाई कर सकता है वो, अगर उससे तुम प्रसन्न नहीं हो तो फिर तुम हाई कोर्ट जाओ, तो उसको अर्ध न्यायिक बोलते हैं। तो उन सभी के खिलाफ जारी होगा, ध्यान रहेगा। आगे लिखे नेक्स्ट। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, अच्छा लिखवाना पड़ेगा ना। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण लिखिए, सर्टिओररी। सर्टिओररी। सर्टिओररी, इंग्लिश में सर्टिओररी बोलते हैं इसको, सर्टिओररी रीट। उत्प्रेषण, सर्टिओररी, डैश देके लिखिए। लिखिए, यह किसी वरिष्ठ, यह किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा, यह किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा, यह किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा, ब्रैकेट में कर दो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यह किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा, ब्रैकेट में करो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एससी, एचसी के द्वारा, किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय, किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक, किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय, किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय, यहां कर दो मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार, हाँ मानवाधिकार आयोग कर दो। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी कर दो, और ईटीसी कर दो। हाँ कर दो ब्रैकेट में, याद रहेगा, नहीं तो बार बार पूछोगे कि अर्ध न्यायिक होता क्या है सर, होता क्या है, तो उससे अच्छा लिखते चलेंगे। न्यायिक निकाय के बगल में मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, एनजीटी है, जितना जो लिखना है, उपभोक्ता संरक्षण है, सब लिख दो। ठीक है, अर्ध न्यायिक, क्या लिखवाया है मैंने, न्यायिक निकाय, जो, हो गया, पहले लिख ली इसको, जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो, जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो, जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो, को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है, को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है, को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है, मतलब ऑर्डर देने ही वाला है, आदेश, उससे पहले ही अपना मंगा लिए मामला। अब इसमें पूछता है बार बार को, इसमें और इसमें क्या अंतर है, प्रतिषेध में या उत्प्रेषण में अंतर क्या है, तो लिखिए, हेडिंग लगाइए, प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण में अंतर। प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण में अंतर। प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण में अंतर क्या होता है, दोनों रीट में क्या अंतर है, प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण रीट में अंतर क्या है, लिखिए इसमें, लिखिए, प्रतिषेध रीट, प्रतिषेध रीट
प्रतिषेध रीट उस समय जारी किया जाता है जब कोई कार्रवाई चल रही होती है। प्रतिषेध रीट उस समय जारी किया जाता है। प्रतिषेध रीट उस समय जारी किया जाता है जब कोई कार्यवाही चल रही होती है। प्रतिषेध रीट उस समय जारी किया जाता है जब कोई कार्यवाही चल रही होती है। अर्थात इसका उद्देश्य अर्थात इसका उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है। अर्थात इसका उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है। समझा देंगे हम, कार्रवाई को रोकना होता है। जबकि जबकि उत्प्रेषण रेट किसी कार्रवाई की समाप्ति के बाद जबकि उत्प्रेषण रेट किसी कार्रवाई की समाप्ति के बाद निर्णायक समाप्ति के उद्देश्य से जारी होती है। किसी कार्रवाई की समाप्ति के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से जारी होती है। निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से जारी होती है। निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से जारी होती है। उद्देश्य से जारी होती है। अंदर समझ में आ गया? एक है कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, तो कार्रवाई चल रहा है, तो कार्रवाई चलने को रोकना है, तो तो आप चले गए वरिष्ठ कोर्ट में, कोर्ट को लग गया कि ये जो मामला है अधिकार क्षेत्र से बाहर का है या इस पर ही सुनवाई कर रहा है, तो रोक देगा कि सुनवाई तुरंत रोको। एक होता है कि सुनवाई कर दिया और फैसला भी दे दिया और फैसला को कैंसिल कोर्ट करेगा, सीनियर कोर्ट कर देगा, तो समाप्ति हो गया है, निर्णय पूरा दे दिया है। तो निर्णय दे दिया तो पूछेगा किस अधिकार से निर्णय दिए थे, जो दिए थे वो गलत निर्णय है, तुम्हारा अधिकारिता से बाहर था, तो वो कैंसिल कर देगा। मतलब फैसला देने के बाद कैंसिल कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि बिना अधिकार के वो क्या करता है, फैसला दे चुका होता है। हाँ, तो हाई कोर्ट को रोक देगा सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट को रोक देगा हाई कोर्ट। समझ में आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट या जो भी यहाँ पर अर्धन्यायिक संस्था है उसको हाई कोर्ट रोक देगी। तो यहाँ पर सीधे देखा जाता है अधिकार क्षेत्र से बाहर रह के अगर आपने काम किया अर्धन्यायिक और न्यायिक मामले में, तो दो मामला है, एक है प्रतिषेध और एक है उत्प्रेषण। दोनों में क्या अंतर है फिर से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होगा ही होगा, फिर से पढ़ो। प्रतिषेध के समय, प्रतिषेध मतलब क्या होता है, रोकना। तो कोई कार्रवाई चल रहा है तो उसी वक्त कार्रवाई के दौरान ही उसको रोक देना है कि तुम कार्रवाई करने का तुमको अधिकार, ऑथोरिटी नहीं है, तुम जो सुनवाई ये कर रहे हो ये तुमको पावर ही नहीं है सुनवाई करने का, तो काहे तुम कर रहे हो, तुम्हारे पास पावर जब है ही नहीं तो तुम क्यों करोगे, तुम्हारे अधिकारिता क्षेत्र में तो था ही नहीं, तो तुम सुनवाई कैसे कर रहे हो, रोक दिया। एक होता है कि सुनवाई कर दिया, निर्णय दे दिया, तो निर्णय दे दिया तो निर्णय तो मानेंगे नहीं, अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दिया था, तो निर्णय को समाप्त करने के लिए कहेगा निर्णय दिया है चलो, लेकिन तुम्हारे पावर में था नहीं, तुम्हें गलत निर्णय दिया है, तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, तो तुम्हारा निर्णय को क्या करते हैं, हम रद्द करते हैं। अब समझ में आ गया? हाँ, उसको रद्द कर सकता है, रद्द कर सकता है। समझ में आ गया? जैसे निर्णय देगा तो व्यक्ति को तो पता नहीं है, तो मामला चल जाएगा हाई कोर्ट में लेके जाएगा, देखिए हमको इस मामले में दिए हैं, हाई कोर्ट देखेगा कि इसका तो फैसला करने का शक्ति इसके पास था ही नहीं, तो किस अधिकार से तुमको ये सजा दे दिया, तुरंत कॉल करेगा, कहेगा किस अधिकार से दिए हो, और कैंसिल कर देगा। मतलब व्यक्ति को जो सजा सुनाया गया खत्म, माफ हो जाएगा, या हाईकोर्ट में चलेगा फिर मामला। समझ में आ गया? इस दोनों में अंतर पूछता है, प्रतिषेध में उत्प्रेषण में क्या अंतर है ये पूछा जाता है। एक पहले से जुड़ा हुआ है, कार्रवाई करने से ही रोक देता है, और एक कार्रवाई समाप्त हो गया तो निर्णय को रोक देता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले उत्प्रेषण फिर से, अब देखो उत्प्रेषण में क्या ध्यान रखना है। उत्प्रेषण में है कि कोई भी कोर्ट अपने अधिकारिता क्षेत्र से, अधिकारिता क्षेत्र उसके पास नहीं था, मतलब किसी भी मामले में वो सुनवाई नहीं कर सकता था, लेकिन उसने सुनवाई कर दिया, सुनवाई करके निर्णय दे दिया। अब उस निर्णय को रोक देगा कौन? हाई कोर्ट। कहेगा कि तुम किस अधिकार से निर्णय दिए हो, चलो निर्णय दे दिए लेकिन तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का था, जुडिक्शन से तुम्हारे बाहर का था, लेकिन तुमने निर्णय दिया है, तो उस निर्णय को कैंसिल किया जाता है। तत्क्षण उस निर्णय को कैंसिल किया जाएगा, मतलब संबंधित व्यक्ति जिसके खिलाफ निर्णय आया है वो बरी हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, या हाईकोर्ट उसकी सुनवाई करेगा क्योंकि उसके पास पावर था। अब इसमें क्या समझना है, उत्प्रेषण और उसको भाषा, लैंग्वेज पढ़ो आप, लैंग्वेज बार बार पढ़ो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक बार में किसी को समझ में नहीं आया है, ठीक है, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे।
अधिकार परीक्षा, लास्ट है अधिकार परीक्षा। यहां से खूब प्रश्न आता है। अधिकार परीक्षा, इसको बोलते हैं क्यूगो वारंटो। सब ये टर्म फ्रांस का लिया गया है। क्यूगो वारंटो शब्द सब ऐसा ऐसा है कि क्यूगो वारंटो, किस अधिकार से, आपका क्या प्राधिकार है, ये पूछाता है। हो गया। जैसे कि लिखिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका क्या प्राधिकार है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका क्या प्राधिकार है, क्या ऑथोरिटी है, क्या प्राधिकार है। प्राधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑथोरिटी। आपका क्या प्राधिकार है, प्राधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं ऑथोरिटी। ठीक है। मतलब इसका जो शब्द लिखवाए हमने अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आपका क्या अधिकार है। ठीक है। अब लिखिए इसमें, लिखिए अवैधानिक रूप से, अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर, अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर, अवैधानिक लिखिए ना, गैर कानूनी रूप से, अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है। अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है। जैसे बहुत आदमी टीचर बन गया, बीएड नहीं किया हुआ है, तो टीचर तो बन गया लेकिन उसका एलिजिबिलिटी क्या है, बीएड है, तो बीएड उसके ने किया नहीं है, तो गलत तरीके से पद पर है। ध्यान में रखना, यही है। अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है। ठीक है। इसमें 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 यह देखा जाता है, यह देखा जाता है कि किस अधिकार से संबंधित व्यक्ति पद पर बैठा हुआ है। इसमें यह देखा जाता है कि किस अधिकार से संबंधित व्यक्ति पद पर बैठा हुआ है। से संबंधित व्यक्ति पद पर बैठा हुआ है। अब इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कहीं ऑफिस में गए, तो बहुत बार आदमी होता है कि पड़ोसी को तो जानबे करते हो, पड़ोसी को कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है, कभी नहीं बदल सकता है। तो किसी बच्चा का जॉब हो गया बगल में, बगल वाले पड़ोसी के छाती पर सांप लौटने लगा। ठीक है, कि इसको हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है, अब हुआ तो हुआ कैसे, तो वो तो परेशान रहेगा कि भाई इसको हुआ कैसे, तो आरटीआई लगा देगा, फलाना बच्चा के नाम पर आरटीआई लगा देगा जिस विभाग में उसका हुआ है। उस विभाग में आरटीआई बताएगा कि हाँ इस अधिकार से इतना तारीख को इतना संख्या नंबर इतना था, ये पोस्ट नंबर करके भेज देगा। तो जब भेज देगा इसका मतलब है कि लीगल पद पर है। लेकिन अगर गलत पद पर होगा तो उसका जानकारी आरटीआई नहीं देगा। तो पड़ोसी खुद केस ना करके, किसी से झगड़ा उसका चल रहा होगा, उससे केस करवा देगा, पीआईएल डलवा देगा कि पीआईएल डाल दो नहीं इस पर। अपने नहीं डालेगा कि संबंध पहले से खराब है और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो उसका जो शत्रु का शत्रु मित्र होता है ना, चाणक्य लॉ में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि किसी से करवा देगा, पीआईएल डलवा दिया, पीआईएल से पता चला कि संबंधित जो लड़का जॉब लिया था वो गलत तरीके से पैसा उसे घूस दे के लिया था, तो उसका जॉब चला जाएगा। इसका सांप छाती पर लौट रहा तो लौटते हुए कहाँ चला जाएगा, निकल के खेत में चला जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर उसका नौकरी चला गया तो ये बहुत खुश होगा, अगर नहीं गया तो सांप फिर क्या करेगा, तांडव करेगा, उसके दिमाग में रहेगा, कहेगा एक्सीडेंट हो जाता है इसका, बीमारी लग जाए, मर जाए। ठीक है, किसी तरह जाए, चला जाए यहाँ से, लेकिन जाए। समझ में आ गया। तो ऑथोरिटी का मतलब किस अधिकार से आप काम करें। कहीं भी आपका जॉब हुआ तो उसमें उसका पूरा क्रोनोलॉजी होता है, पद संख्या कितना था, किस पोस्ट पर हुआ है, तो वो नियमावली है। तो किसी का जांच करना होता है तो इसी से जांच करना होता है, लगाना पड़ता है। आरटीआई लगाइए या पीआईएल दाखिल कीजिए, सारा जानकारी निकल के आ जाएगा कि संबंधित व्यक्ति कब नौकरी किया, कब वैकेंसी वाला कौन पोस्ट था। तो लीगल है तो ठीक है, अगर इलीगल है तो बस वो अप्रसन्न, आप खुश, वो आपको क्या करेगा, वो अब भगवान से आपके लिए सांप पर लौटवाएगा कि किसी तरह इसका कुछ हो जाए। ठीक है। तो जो भी यहाँ पर ऐसे वेतनमान का तो अलग बात है। अगर कोई का किसी का संविदा पर जॉब हुआ तो वो भी इस एग्जाम्पल में है। संविदा पर जॉब हुआ, वो पैसा दे के किया, उसका भी जांच लगवा देता है, सब पीआईएल करवा देता है कि देखिए नहीं संविदा पर हुआ है तो कितना पैसा दे, इतना तो घूस लिया है।
तो ये बार बार जाके कंपनसेशन कहेगा, बात करेगा, सर किसी तरह बचा दीजिए। यही सब होते रहता है। बाकी तुम लोग खुद समझदार हो, पूरा दुनिया घूम रहे हो, क्या बताएं। ठीक है, लिखिए, इसी में लिखना है, इस रीट को दो इस रीट को इस रीट को जारी करने के अधिकार के तहत दो शब्द प्रमुख है। इस रीट को जारी करने के अधिकार के तहत जारी करने के अधिकार के तहत दो शब्द प्रमुख हो जाते हैं। पहला लिखिए लोकहितवाद, PIL। पहला PIL, BN भगवती। पहला लिखिए लोकहितवाद, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, सुने हो नाम। लोकहितवाद, पहला लिखिए लोकहितवाद, ब्रैकेट में PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लिखना है तो लिखिए, ना तो PIL छोड़ के चलिए। तथा दूसरा न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविस्ट। तथा दूसरा न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। इन दोनों के आधार पर ये आप क्लेम कर सकते हैं। तो वहां पर प्रश्न पूछा जाएगा, तो किसी व्यक्ति पर आपको शंका है, संदेह है कि फलाना, जैसे आपकी पड़ोसी कोई टीचर बन गई है, अगर संदेह है तो डाल दो PIL, ये डाल दो। ठीक है, सारा चीज फाइनल आ जाएगा। अगर गलत होगा तो ये जैसे ही डालोगे तो अपने आप ही मामला किस पे आ जाएगा, अधिकार परीक्षा में, और जांच होगा। अगर नहीं है तो पूछा जाएगा किस अधिकार से तुम जॉब कर रहे हो। ठीक है, तो अगर कोई अभिन्न मित्र है, बहुत करीब है, उस पर भी जारी किया सकता है। क्या कि मित्र पास होता है तो बहुत दुख होता है, अति दुख होता है, ध्यान रखना है। अब लोकहितवाद क्या है, तो लोकहितवाद में देखो, अब इसको समझना है, बस थोड़ा ऐसी ओरल बता देते हैं, लिखवाएंगे नहीं। लोकहितवाद में यह है कि मान लीजिए कि इधर देखिए, उसका नौकरी भी होने दीजिए, बाद में खाइएगा। इधर ध्यान रखना है, लोकहितवाद में सीधे ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति, मान लीजिए कि इसका अधिकार या किसी का अधिकार हनन हो गया, उसके पास ज्ञान नहीं है, ना कानूनी शब्द उसके पास है, उसको पता नहीं है कि हमारा अधिकार हनन हुआ है तो हम कोर्ट कैसे जाए, प्रोसीजर से वो अवगत नहीं है। ठीक है, अज्ञानी व्यक्ति है, तो इसके बदले आप भी कोर्ट जा सकती है और कह सकते हैं कि इसके अधिकारों का हनन हुआ है, इसको पीटा जा रहा है या इसका जमीन छीन लिया है, ऐसे करके। तो किसी व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति भी PIL डाल सकता है, बिना फीस का वकील बनिए, PIL डालिए। ठीक है, और PIL डाल के उस व्यक्ति को न्याय दिला सकते हैं, या खुद हमको लगेगा हम भी जाके PIL डाल देंगे। तो अपने खिलाफ अपने स्वयं भी डाल सकते हैं, अगर आप जागरूक है तो। अगर जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो किसी व्यक्ति के लिए भी PIL डाल सकता है। कोई व्यक्ति पीड़ित है किसी मामले में तो उसके खिलाफ आप PIL डाल दीजिए कि उसको उसके साथ न्याय हो जाए। तो इस सकारात्मक संदर्भ में PIL, नकारात्मक में नहीं है। अब बाकी जो RTI है वो नकारात्मक संदर्भ में है। एक सकारात्मक में है कि अपना रिजल्ट देखना है, मार्क्स देखना है, तो चलेगा। लेकिन किसी पड़ोसी के लिए RTI डाल रहे हो तो तुम सोचो कितना बहुत ही उच्च किस्म के व्यक्ति हो। ठीक है, तभी तुम ये डाल रहे हो। ठीक है, अब न्यायिक एक्टिविज्म सक्रियता क्या है, एक्टिविज्म क्या है, तो इसमें क्या होता है कि न्यायपालिका क्या करता है, जो कार्यपालिका को काम करना चाहिए वो काम कार्यपालिका ना करके उसके लिए आदेश न्यायपालिका दे रहा है। ठीक है, सड़क गंदा है तो न्यायपालिका आदेश दे रहा है कानून को, नगर निगम को, देखो सड़क गंदा है, हम गुजरे हैं वहां से, पूरा कचरा का अंबार फैला हुआ है, तो पहले कचरा साफ करवाओ। काम किसका था, कार्यपालिका का। लेकिन न्यायपालिका ने क्या किया, आदेश दे दिया। तो न्यायपालिका जब कार्यपालिका के कार्यों में अरंगा लगाने लगे या एक्स्ट्रा रोल अदा करने करे, उसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, न्यायिक इसका न्यायिक तो न्यायिक सक्रियता है, एक न्यायिक अति सक्रियता भी आ गया है। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन आया, सुप्रीम कोर्ट सबका वाट लगा दिया, भारत सरकार, दिल्ली सरकार। तो एक्टिविज्म में बोला जाएगा, एक्स्ट्रा बोला जाएगा कि वैसे मामले जिसमें संसद कानून बनाती, विधानसभा कानून बनाता, उस मामले में यहाँ पर कोर्ट कह रहा है कि आपको कानून बनाने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि बनवा तो नहीं सकता है लेकिन कह जरूर सकता है। तो कहेगा तो इसका मास इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, पब्लिक का। तो पब्लिक मांगेगी ना सरकार से कि सही में सुप्रीम कोर्ट अच्छा कह रहा था, इनको बनाना चाहिए था। तो ये दोनों इस शब्द है, इसको ध्यान रखना है। अब कितना बच गया है, 32 हो गया, 33, 34, 35, 3 है। 33, 34 सेना वाला है तो बहुत कम है, नहीं है। चलो एक खाली हेडिंग लगा के छोड़ देंगे, हेडिंग लगा लीजिए, लिखिए लिखिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करने में की शक्तियों में अंतर। आर्टिकल 32 32 एंड आर्टिकल 226 226।
आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के तहत तहत न्यायालय द्वारा रीट जारी करने के अधिकारों में अंतर। न्यायालय द्वारा रीट जारी करने के अधिकारों में अंतर, यहां से प्रश्न आता है क्या कि आर्टिकल 226 ज्यादा पावरफुल है आर्टिकल 32 से। जारी करने की शक्ति में अंतर, ठीक है। कल मौलिक अधिकार आपका खत्म हो जाएगा और कल हम लोग डीपीएसपी में चलेंगे, तो डीपीएसपी थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। आपके पास जो भी किताब हो, यहाँ मिशन 50 आईएएस का नोट्स हो, जो भी आपके पास हो, उसको एक काम करना है, थोड़ा डीपीएसपी को पढ़ के आइएगा। डीपीएसपी को भी थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य के बाद ज्यादा डीप नहीं पढ़ाएंगे, वहां पर ज्यादा एस्पेक्ट में नहीं देख रहा हूँ। वहां पर थोड़ा संघवाद का एक मामला है, जहां जब मुझे लग रहा है कि प्रश्न पूछेगा या पूछ रहा है डीपली, वहां मैं डीप पढ़ाऊंगा। जहां लगेगा कि नहीं पूछ रहा है और प्रोविजन पूछ रहा है, तो जो प्रोविजन है, प्रक्रिया है, उससे आपको बताते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सभी का स्वागत है कल के क्लास में। आज का क्लास छोड़ देते हैं, यही छोड़ते हैं। कल डीपीएसपी के मुद्दों को आपको पढ़ के आना है। डीपीएसपी थोड़ा अच्छा से स्टडी करके आइए, सेल्फ स्टडी करके डीपीएसपी की चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार थोड़ा भी शुरुआती 15 मिनट में मौलिक अधिकार आपका खत्म हो जाएगा। तो डीपीएसपी पढ़ के आना है और टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। हम नागरिकता तक के टेस्ट बनाने जा रहे हैं, बन रहा है धीरे धीरे। जैसे ही मेरा प्रिंटर साहब आ जाएंगे, मतलब टाइपिस्ट महोदय आ जाएंगे, प्रिंट निकाल के आपके ग्रुप पर डाला जाएगा, क्वेश्चन करके आपको रखना है, यहाँ पर एनालाइज करवा देंगे। तो ये आपको काम करना है, इसके लिए आपको रेडी रखना। चलिए सबका फिर से एक बार धन्यवाद, मिलते हैं कल की कक्षा में। चलिए, जय जय भारत, जय जय बिहार।